नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ग्लोबल ई टेक में आपका स्वागत है। मैं निकेंद्र सर आपके इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चौहानों का एक और इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे जालोर और सिवाना के चौहान। काके? जालोर और सिवाना के चौहान। चलिए, तो अरे आवाज नहीं अब कोई भी। अब देखिए, जब अपन सपादलक्ष या अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने एक राजा पढ़ाया था, वाकपति राज। 108 या 158 युद्धों का विजेता, 188 युद्धों का विजेता कहते हैं इसे, है ना। चलिए, कई जगह 108 है, कई 158 है, 188 है। अब देखिए, इसका एक बेटा था, नाम था लक्ष्मण चौहान। क्या नाम था? इसे लाखा भी कहते हैं, लक्ष्मण भी कहते हैं। इस लक्ष्मण चौहान ने बाप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये नाडोल के चौहानों का संस्थापक है। नाडोल के चौहानों का संस्थापक है। कौन है? लक्ष्मण चौहान। ठीक है। अब देखिए, इस लक्ष्मण चौहान का ही एक बेटा हुआ है, नाम है अल्लड़ चौहान, या अल्लड़ याद रख लो, बहुत है। क्या नाम है? अल्लड़ चौहान, याद रखना है। और इस अल्लड़ का जो बेटा था वो भी बाप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और नाम है कीर्तिपाल चौहान। हाँ या ना? और अपने काम का बंदा यही है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जालोर शाखा का है, फाउंडर है, जालोर शाखा का जो संस्थापक है, कीर्तिपाल कहां से आया है। ठीक है ना? कीर्तिपाल नाडोल के शासक अल्लड़ का बेटा है। हाँ या ना? कीर्तिपाल नाडोल के शासक अल्लड़ का बेटा है, या लक्ष्मण का पड़पोता है, उसका वंशज है। हाँ या ना? समझ गए? फटाक से उतारो इसको। आगे बढ़िए। अब देखिए, आपको पता है जालोर का फाउंडर कौन है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है। चलो, हेडिंग डालने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा, आपको छोटी सी। वो बातें क्या है? जालोर के बारे में है। कई बार एग्जाम में आ जाती है, जालोर के बारे में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, जालोर के बारे में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, एक शिलालेख हुआ है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। हाँ या ना? बिजोलिया शिलालेख में इस जालोर को, मैंने बताया था ना, हमारे जो प्राचीन राजस्थान के जो क्षेत्र है उनको नाम दिया गया है। तो इसको नाम दिया गया है जाबालीपुर। क्या नाम दिया गया है? जाबालीपुर। ठीक है, जाबालीपुर इसको नाम दे दिया गया। जालोर का क्षेत्र जाबालीपुर कहलाता है। चलिए, एक वृक्ष होता है जाल। जाल के वृक्ष की अधिकता के कारण, जाल के वृक्ष की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण भी इसका क्या नाम पड़ा है? जालोर पड़ा है साहब। जाल प्लस लोर, लोर मानी किनारा, और जाल के वृक्षों का किनारा, ऐसा कुछ बोल दिया गया है इसको। जाल का वृक्ष मारवाड़ का फेमस वृक्ष है, पश्चिमी राजस्थान में होता है। पिल्लू लगते हैं उसके, पिल्लू। ठीक है, आगे जाके अपन देखेंगे कि बीकानेर के लूणकरण सिंह ने जाल के वृक्ष को अपने झंडे में, बीकानेर के झंडे में केंद्रित किया था। जाल के वृक्ष की आगे बहुत सारी बातें पता चलेगी। तो अब आ जाइए, आपका जो संस्थापक है नाम है कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम है इसका? कीर्तिपाल चौहान। याद रखना है इसका, कीर्तिपाल चौहान। कई जगह मिलेगा कि इसने 1181 में शुरू किया है, कई जगह 82 भी मिलता है। मैं इसको 82 सही मानता हूं, ध्यान रखना इस बात को। 1182 में परमारों को हराकर, किनको हराया? परमारों को हराकर, हराकर जालोर व सिवाना जीता। सिवाना बाड़मेर में आता है भैया। जालोर और सिवाना जीता। समझ में आई कि नहीं? ये बात ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है वो इधर लिख देते हैं आपको। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जालोर का जो दुर्ग है, जालोर का जब मैं किला पढ़ाऊंगा आपको, वो जो दुर्ग है उस पहाड़ी का नाम है सुवर्णगिरी। क्या पहाड़ी का नाम क्या है भैया?
वैसे गिरी का नाम पहाड़ी होता है स्वर्ण गिरी, ठीक है ना। और उस पहाड़ी का नाम स्वर्ण गिरी है, और स्वर्ण गिरी को ही कई बार शुद्ध एक नाम और बोल देते हैं कनकाचल। क्या नाम बोल देते हैं इसको? कनकाचल या कनकाचल। और इसको और मारवाड़ी में बोल देते हैं सोनगढ़। कौन सा गढ़? सोनगढ़। समझ में आई कि नहीं? अब देखिए बात ऐसी है, जालोर पर अधिकार किया इन लोगों ने। जालोर दुर्ग इस पहाड़ी पर स्थित है, इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। तो जालोर में जो चौहानों की ब्रांच है, चौहानों की शाखा है, जालोर में जो चौहानों की शाखा है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसे सोनगरा चौहान कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान कहते हैं। अब आपको इनके आगे लगाना है कीर्तिपाल सोनगरा, ठीक है। आगे जो भी राजा आएगा उसके आगे सोनगरा लगेगा, ये याद रखना। क्यों है? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण है, जालोर प्रशासन करने के कारण है, और जालोर दुर्ग। अच्छा, स्वर्णगिरी हो जाए तो ये है, स्वर्णगिरी हो जाए तो आपको जैसलमेर जाना है, हाँ या ना। वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, चमकते हैं, वो धूप की किरणें जब ये सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो वो उस मैटर में आता है। यहाँ पे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर जालोर दुर्ग स्थित है, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। ठीक है, उतारो इसको फटाक से। दोबारा देखिए एक बार, बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है। जाल की वृक्ष की अधिकता के कारण ये जालोर कहलाता है। जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाएंगे। और इनका फाउंडर है कीर्तिपाल चौहान। इसने किनको हराया? परमारों को हराया। किनको हराया? परमारों को हराया। अगर आपको, हालांकि बहुत ही डिटेल अंदर जाके सवाल है, कुंतपाल परमार, किसका नाम? इसका नाम क्या था? कुंतपाल परमार। और शिवाड़ा पे हराया है वीर नारायण परमार, वीर नारायण पवार या परमार, ठीक है। इन परमारों को हराया, और इन परमारों को हरा के सोनगरा चौहानों की जो शाखा हुई है उसकी नींव रखी। किसने रखी? कीर्तिपाल चौहान ने रखी। वेरी गुड, आगे बढ़िए। देखो, कीर्तिपाल चौहान यहां का फाउंडर है, राजा है कीर्तिपाल सोनगरा। कीर्तिपाल सोनगरा यहां का फाउंडर है, याद रखना। अब बात ऐसी है कि एक विद्वान हुए हैं, नाम है मुहणोत नैणसी। बताया है जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में रहते थे। वो एक बात बोलते कीर्तिपाल के बारे में कि तू एक महान राजा है, महान शासक या राजा था। ये बात कीर्तिपाल के बारे में किसने बोली? मुहणोत नैणसी ने बोली। एक सुंदा अभिलेख है सुंदा पर्वत पर, आया ना? आया ना? ये लेख कीर्तिपाल को राजेश्वर बोलता है। क्या बोलता है भैया? राजेश्वर। इससे पता चलता है कि ये अपने टाइम का महान राजा रहा होगा। ये सुंदा अभिलेख इसे राजेश्वर बोलता है, ठीक है। और ये एक बात और भी बोलता है। क्या बोलता है भैया? ये तो नहीं बोलता, लेकिन एक शिलालेख बोलता है, मकराना शिलालेख। कौन सा शिलालेख? मकराना शिलालेख एक बात बोलता है, क्या? कि कीतू ने जांगलेश्वर, और जिसके आगे ईश्वर लग जाए, जांगलेश्वर यानी महादेव का मंदिर होता है, वो जांगलेश्वर का मंदिर बनवाया है। कहां पर है? जालोर में। याद रखना, मकराना का शिलालेख बोलता है कि कीतू ने जांगलेश्वर, महादेव बोल दो, या जांगलेश्वर जी का मंदिर बनवाया है, जालोर में बनाया है। सुंदा पर्वत पर स्थित अभिलेख बोलता है कीतू को राजेश्वर कहा जाता था। मुहणोत नैणसी बोलता है कीतू एक महान राजा था। यानी 100% इनका जो फाउंडर है ये महान राजा हुआ करता था, हाँ या ना? चलिए आगे फिर। अब देखो, कीतू ने स्थापना कर दी, उसके बाद वैसे तो डायरेक्ट आपको कानेर देवी पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है, कुछ राजा और भी हुए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। एक राजा हुआ है जिसका नाम था
राम था, नाम था समर सिंह। क्या नाम था भाई? एक राजा है जिसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। समझ गया कि नहीं समझे? एक राजा था जिसका नाम हुआ है चाचिक देव। चाचिक देव, है ना। अब पहले देख लेते हैं, इन तीनों को देख लेते हैं, को बात कर लेते हैं। समर सिंह के बारे में ज्यादा तो कुछ पूछे नहीं, पूछे तो बताना कि इन्होंने जालोर दुर्ग की किलेबंदी की। किलेबंदी का मतलब समझ गए? किलेबंदी करवाई, परकोटा बनवाया, ठीक है, किलेबंदी करवाई तथा दुर्ग में तोप खाना लगवाया। देखो, तोप बनाने का कारखाना लगवा दिया दुर्ग में इन्होंने। किसने भाई? समर सिंह ने लगवा दिया। समझ गया कि नहीं समझे? बहादुरी देखो इनकी। आगे देखिए, आगे बढ़ते एक बात और। अपनी पुत्री नाम है लीला देवी। लीला देवी का विवाह आप पढ़ चुके हो इनको, भीम सेकंड से करवाया। कौन था? चालुक्य था। कहां का था? गुजरात का था। पढ़ाया ना इनको? से करवाया। वही भीम सेकंड जो इच्छन देवी को लेकर, आबू की राजकुमारी इच्छन देवी को लेकर पृथ्वीराज थर्ड और भीम सेकंड में दरार पड़ जाती है, मतभेद हो जाता है, लड़ाई लड़ते हैं। वही भीम सेकंड जो पृथ्वीराज थर्ड या चौहान के पिताजी सोमेश्वर जी की हत्या करते हैं, वही भीम सेकंड की से अपनी पुत्री का विवाह करवाते हैं। कौन? समर सिंह। ये शायद इनकी कूटनीति थी, डिप्लोमेसी थी कि पड़ोसी राज्यों के साथ मेरे संबंध अच्छे रहे। ये हो गए आपके समर सिंह। अब देखिए उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह के बारे में कहते हैं इन्होंने इल्तुतमिश को हराकर मंडोर व नाडोल छीन लिया। देखो, मैंने कल भी बताया होगा आपको, परसों भी बताया होगा कि हमारे राजस्थान के राजपूत राजाओं ने दिल्ली सुल्तानों को बहुत मारा रहा है, लेकिन जब इन दिल्ली सुल्तानों की अपन परा या इनका मूल्यांकन करते हैं, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहां पे इनका जिक्र तक नहीं है। यानी हमारा राजस्थान का इतिहास अंधकार में अभी भी बहुत सारा। हमारा कहते हैं कि इन दिल्ली के सुल्तान जो बड़े बड़े माने जाते हैं ना, उनको हमारा राजस्थान का ऐरा गहरा राजा हरा देता था, चलता फिरता कभी कभी, ठीक है ना। इल्तुतमिश को हराया, उससे मंडोर छीना है, नाडोल छीना है, हाँ या ना। और आपको एक बात और बताऊं, आरएस में क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार। क्या पूछा क्वेश्चन? कि जालोर के कौन सा चौहान शासक था जिसके समय बलबन और नसरुद्दीन महमूद भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते थे, ठीक है ना। यानी इन्होंने इसे स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे गुरुजी आक्रमण किए ही नहीं, तो क्या याद करा? आक्रमण करता तो कोई इतिहास बढ़ता, ठीक है ना। अरे आक्रमण नहीं किया तो भी इतिहास बढ़ गया, हिम्मत नहीं हुई आक्रमण करने की भाई। तो ध्यान रखना है, इनके समय दिल्ली सुल्तान नसरुद्दीन महमूद व बलबन ने कोई आक्रमण नहीं किया तथा इन्हें स्वतंत्र शासक स्वीकार किया। और एक हमारे वाले तो बोलते हैं कि इन्होंने एक महाराजा धीराज की उपाधि और धारण की है। हमारे वाले तो इतना और बोलते हैं आगे जाके। यानी हमारे वालों की बात भी मान ली जाए ना थोड़ी बहुत, और ये बात मान ली जाए विदेशी वाले, तो पता चलता है कि चाचिक देव कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, ठीक है ना। नाम हमारे इतिहास में इनका वर्णन नहीं मिलता होगा भले ही, पर इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं, हाँ या ना। अब इन सभी राजाओं के बारे में उतारो।
देखिए, तीन राजा समर सिंह जालोर दुर्ग की मरम्मत करवाते, किलेबंदी करवाते, तोपखाना लगवाते, अपनी बेटी का ब्याह भीम से करवाते हैं। गुजरात के शासक उदय सिंह, इन्होंने इल्तुतमिश को हराया कहा जाता है, ठीक है इन्होंने। और एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मेवाड़ के जयतर सिंह ने इन्होंने इनको हरा दिया था, तब इन्होंने अपनी बेटी का विवाह जयतर सिंह के बेटे तेज सिंह से करवाया था। मैंने वहां लिखवाया आपको, रूपा देवी से विवाह किया था। चलिए, चाचिक देव कहते हैं कि नसरुद्दीन महमूद और बलबन ने इसे स्वतंत्र शासक स्वीकार किया, इनके समय आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। चलिए, अब देखिए, एक इसके बाद राजा आते हैं सामंत सिंह। ये मेवाड़ वाले नहीं है, अलग है, ठीक है, एक साथ मत कर देना। सामंत सिंह, याद रखना इस बात को। और एक चीज लिखनी है इनके बारे में, देखो हमारे राजाओं ने कैसे कैसे दिल्ली के सुल्तानों को हराया है। इन्होंने, नोट लगा के लिखना, इन्होंने सारंगदेव, नाम है सारंगदेव भागेला, गुजरात के हैं, राजपूत होते हैं बाघेला। सारंगदेव भागेला की सहायता से दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी को हराया। सांचौर के आसपास जलालुद्दीन खिलजी आया था और कहते हैं कि 1290 में जब वो रणथंभौर जा रहा था तब यहां आया था पहले, तो उसने सारंगदेव बाघेला की सहायता से मिलकर और दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया इन्होंने। ये एक सामंत सिंह की उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि इनकी है कि इन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया है, और बेटा था कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव सोनगरा, अब इनका एक बेटा राजा बनेगा। और एक्चुअली में इसी से लेकर क्वेश्चन आते हैं, यही इनका, जैसे वहां हमीर था वैसे यहां इनका कान्हड़देव सोनगरा है। उतारिए फटाक दाने। आगे देखिए, कान्हड़देव चौहान, ये जालौर के शासक हैं और इन्होंने सिवाड़ा पे शासन दे रखा है अपने भतीजे सातलदेव चौहान खुद ने। तो वहां पे सातलदेव चौहान को याद रखना है और यहां पे कान्हड़देव चौहान को याद रखना है, दोनों ही अब इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पर अब अलाउद्दीन खिलजी आ चुका है, ये आपको भली भांति पता है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि यहां आक्रमण क्यों कर रहा है। तो मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी को एक नाम दे रहा हूं, एके के द्वारा जालोर पर आक्रमण के कारण, वहां पर भी याद रखे थे, कारण इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी आपको कारण याद रखने हैं। पहला कारण आपको बताया हुआ है, वो यहां पर भी लागू है और वहां पर भी लागू था। एके साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी शासक था। क्योंकि वो सिकंदर बनना चाहता था और इसलिए इसने आक्रमण किया। दूसरा, जालोर की स्थिति गुजरात व मालवा मार्ग पर थी, ये भी वही स्थिति है। तीसरा कारण, कान्हड़देव के सेनापति जेता देवड़ा द्वारा गुजरात से लौटती लौट रही एके की सेना पर हमला करना।
ये एक कारण बताया। मैंने आपको बताया था रणथंबोर के अंदर कि नुसरत खां, उल्गू खां, मोहम्मद शाह के हबरू और बहुत सारे मंगोल सेनापति ये गुजरात के मंदिर को लूट कर लेके आए और अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि हम लूट लिए हैं, बहुत सारा माल है हमारे पास। और अलाउद्दीन खिलजी बोला कि मंदिर के शिवलिंग का क्या किया? कि हमने शिवलिंग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। कि आप उस शिवलिंग के टुकड़े भी साथ लेके आओगे, क्योंकि मैं इन शिवलिंग के टुकड़ों को कसाईयों को दूंगा और कसाई उनका बाट बनाएंगे और उससे मांस तोलेंगे। देखो, फिर मैं बताऊंगा हिंदुओं को कि देखो, जो हाथ मांस के लगते हैं वही तुम्हारे शिवलिंग के लग रहे हैं। कहता है धार्मिक भावनाओं को उफान पे लाना और जो कट्टरपंथी मुस्लिम है उनको राजी करना कि देखो मैंने हिंदुओं का ये हाल कर दिया है। ठीक है, तो वो सब हो गया, 5-6 टुकड़े कर दिए उसके शिवलिंग के और लेके आए थे। तो जिस स्थान पे वो बंटवारा कर रहे थे, मैंने आपको बताया था पहले, वहां 2 घटनाएं एक साथ घटित हुई। एक घटना कि इनके सेनापति आपस में लड़े कि हमें हिस्सा ज्यादा चाहिए, तो मोहम्मद शाह वो लूट लाट के उधर निकल गया। तो ये आपस में लड़ रहे थे। उसी समय जेता देवड़ा ने इन पे आक्रमण किया, पूछा कि भाई तुमने गुजरात के शिवलिंग को कैसे तोड़ा? ठीक है, और उनके शिवलिंग के जो टुकड़े थे वो छीन लिया उनसे। और कहते हैं कि कानड़ देव ने बाद में जालोर में 5 जगह वो 5 शिव जी के मंदिर बनाए थे। हाँ या ना? तो एक ये जब उल्गू खां को ये पता चला तो उल्गू खां ने तुरंत अलाउद्दीन को बोला कि थे तो टुकड़ा मंगाने की कोशिश कर रहा, मार्को टुकड़ा भी गया और बठीनु बहुत लूटा हुआ सामान भी गया। हाँ या ना? तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का एक ये भी कारण है कि वो जालोर पर आक्रमण करता है बाद में, क्योंकि जेता देवड़ा ने उनसे वो आक्रमण करके उन पर हमला करके वो छीन लिया था। फरिश्ता जो एक किताब लिखता है फरिश्ता के नाम से, ठीक है ना, वो बोलता है एके के द्वारा दरबार में कान्हड़ देव को चुनौती देना। यह फरिश्ता बोलता है सिर्फ। कहता है कि एक बार इन दो संधि हो जाती है कान्हड़ देव के और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, और कान्हड़ देव मुगलों के खिलजी के दरबार में दिल्ली में था। तो वहां पे अलाउद्दीन खिलजी एक दिन बोलता है कि देखो मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है मेरे सामने कोई राजपूताने में चुनौती दे सके मुझे। तो कान्हड़ देव उसी समय खड़ा होकर बोला कि महाराज अगर ऐसी बात है ना सुल्तान, तो मैं अभी जालोर जाता हूं और मैं आपको चुनौती दूंगा। फरिश्ता कहता है कि युद्ध का कारण यह है कि उसी समय जालोर आया और उन्होंने चुनौती दे दी थी कि आओ आक्रमण करो, हम लड़ाई लड़ेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, और नीचे तक दिख रहा है क्या? देखना एक बार। 5वां जो एक कारण है वो मुहणोत नैणसी बोल रहा है सिर्फ। नैणसी क्या बोलता है? वीरम देव जो कानड़ देव का बेटा है, वीरम देव चौहान के द्वारा एके की पुत्री फिरोजा का विवाह प्रस्ताव ठुकराना। यह एक युद्ध का अलग से कारण बताया कि फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, वो विवाह का प्रस्ताव भेजती है, वो कानड़ देव और वीरम देव इसको ठुकरा देते हैं। युद्ध का कारण मुहणोत नैणसी का कारण यह है। कहते हैं कि वीरम देव और कानड़ देव दोनों ही दरबार में थे। कोई कहता है कि कानड़ देव था, कोई इतिहासकार कहता है कि वीरम देव गया था, कानड़ देव नहीं गया था, कोई कहता है दोनों गया था। जो भी गया होगा, तो वीरम देव बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। मतलब उस जमाने का वो ये समझ लो कि आपका रणवीर कपूर था उस जमाने का। तो एक दिन ऐसे मजाक में अलाउद्दीन खिलजी ने उससे मजाक में कह दिया, क्योंकि उसके शरीर पर बाल नहीं थे। आजकल के छोरे तो बाल जानबूझ के नहीं रखते हैं, क्या कि कल को कोई शर्ट वर्ट उतारना पड़ा लड़कियों के सामने तो बेइज्जती ना हो, है ना। लेकिन उस जमाने में बाल होना एक मर्दानगी की पहचान मानी जाती थी कि शरीर पर बाल होने चाहिए, तो उसके नहीं थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वीरम देव जी आपके तो बाल ही नहीं है शरीर पे। लगता है जहां बाल बट रहे थे ना भगवान के समय, भगवान बाल बांट रहा था, उस जगह पे आप देरी से पहुंचे थे। तो वीरम देव एक बड़ा ही हाजिर जवाब था कपिल शर्मा की तरह, और उसने जवाब दिया कि सुल्तान तुम ठीक कह रहे हो,
मैं बाल देने वाली जगह पे नहीं पहुंचा, पर जहां बुद्धि बट रही थी वहां मैं 2 बार पहुंच गया, है ना। और बाल देने वाली जगह पे आप 2 बार पहुंच गए थे, इसलिए सारे बाल आप लेके आ गए और मैं बाल नहीं ले पाया। तो हालांकि ये बात हंसी ठिठोली में हुई थी और दरबार में सभी हंसने लग गए थे। तो कहते हैं कि वीरमदेव की हाजिर जवाबी, स्मार्ट हैंडसम था, वीर योद्धा था, चर्चाएं फैलने लग गई दिल्ली के अंदर पूरी। और ये चर्चाएं महलों के अंदर भी गई, महलों के अंदर गई तो महलों में शहजादी के पास भी पहुंची, फिरोजा के पास, है ना, कि एक जालौर का एक राजकुमार है, हैंडसम है, स्मार्ट है और हाजिर जवाबी है, योद्धा है, गजब का आदमी है। उसने देखा नहीं था। एक दिन देखा, वीरमदेव सुबह सुबह जिम करके बनियान में ही आ रहा था और उसको देखते ही लट्टू हो गई शहजादी। तो शहजादी ने सीधे अलाउद्दीन खिलजी को कहा, मैं तो विवाह करूंगी, निकाह पढ़ूंगी तो वीरमदेव के साथ पढ़ूंगी। अलाउद्दीन खिलजी बोला, लाहौल विला कुवत, ये तो गैर मजहब के लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं इनके साथ ये विवाह, नहीं करेंगे तेरा। हालांकि बेटी के आगे पिता को झुकना पड़ता है, आपको ही पता है। और ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं। और कानड़ देव और इनको प्रस्ताव भेजता है उसी समय दरबार में और बोलता है, देखो हमारी बेटी है, ब्याह शाण होगी और थारो बेटो है, बेचावा का ब्याह हो जाए थारो दोनों को। तो कानड़ देव उस समय तो मना नहीं करा, वो नहीं चाहता था, उस समय तो मना नहीं किया और बोला कि महाराज हम शादी की तैयारी करने जाएंगे जालोर और हमारे पास पैसे वैसे कम है, थोड़े पैसे वैसे दो आप और शादी की तैयारी करके फिर आपको जवाब देंगे। वो पैसे वैसे दिए इनको, जचा के धन धान देके इन दोनों बाप बेटों को जालोर भेज दिया गया और वहां जाके उन्होंने उन्हीं पैसे से जालोर की दीवारें बड़ी बड़ी कर दी दुर्ग की और फिर फोन करके बोला, मैं तो ब्याह आज करा निकाल करा तो जचा ब्याह कर ले। हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं। तो कहते हैं कि एक ये भी प्रबल कारण है युद्ध का, बहुत बड़ा कारण माना जाता है। समझ में आई कि नहीं बात, उतारो इसको। कारण जो भी रहा होगा लेकिन आक्रमण होना जरूरी है। समझ में आई कि नहीं। तो आपको याद रखना है आक्रमण के बारे में। एके ने 1305 में सेनापति, याद रखना है इसका नाम एग्जाम में पूछा गया है, मुल्क मुल्तानी। क्या नाम था? मुल्क मुल्तानी, एन मुल्क मुल्तानी पूरा नाम कहते हैं इसको, को जालोर के लिए भेजा। और जो मुल्क मुल्तानी था ना, ये बहुत ही बढ़िया कूटनीतिज्ञ आदमी था। तो यह कहते हैं कानड़ देव से संधि कर लेता है। तो क्योंकि बाद में तो वो फिरोजा और वीरमदेव वाली बातें सच लग रही है कि इस संधि के बाद ही दोनों बाप बेटे शायद दरबार में जाते हैं, ठीक है ना। तो मुल्क मुल्तानी कूटनीति के आदमी था, उसने आके समझाया होगा कि देख क्यों कर रहा है, वो हमीर ने किया था, देख पूरा परिवार ही खत्म हो गया। वो रतन सिंह ने किया था पद्मनी वाला मैटर, वो देख खत्म ही हो गए, तू क्यों कर रहा है ऐसा। तो मान गया होगा शायद एक बार के लिए और संधि के लिए गए होंगे। तो वहां पे 2 बातें बताई कि फरिश्ता बोल रहा है कि दरबार में एक दिन चुनौती दी थी तब वापस आ गया था और राजा युद्ध करेंगे। और फिरोजा के अनुसार, मून ऑफ नैन्सी के अनुसार फिरोजा वो प्रेम प्रसंग वाला मैटर था, उन्होंने मना कर दिया था शादी के लिए, तब वो आगे जाके युद्ध का कारण बनेगा। फिलहाल एक बार याद रखना है, मुल्तानी के साथ कानड़ देव ने क्या कर ली थी, संधि कर ली थी, ठीक है ना। और संधि कर ली थी तो संधि की शर्त यही थी कि कानड़ देव व वीरमदेव सुल्तान के दरबार में गए। याद रखना ये बात, कानड़ देव और वीरमदेव सुल्तान के दरबार में गए थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलिए अब देखो,
कायदे से पहले आक्रमण जालौर पे होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको यह याद रखना है, सबसे पहले 1308 की बात है और सिवाना पे आक्रमण होता है पहले। क्यों भाई सिवाना पे क्यों होता है? तो आपको यहां एक मिनट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हालांकि पहले भी बताई होगी कभी मैंने। क्या है? ये जालौर दुर्ग की चाबी है, की ऑफ जालौर दुर्ग, कुंजी कहते हैं। जालौर दुर्ग की क्या कहते हैं? इसके चाबी कहते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि सिवाना के लिए सेनापति कमलुद्दीन गुर्ग ने सिवाना का घेरा डाला। मैं अक्सर मुस्लिम यहां क्यों सफल हुए, मैं अक्सर कहता हूं कि हम कोई गलती ना करें, हम पर कोई राज करके चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। कुछ गलतियां तो हमसे ही हुई होगी। पूरा समुद्र क्रॉस कर ले और 10 छोरे गुजरात का पूरा समुद्र क्रॉस करके बंबई पहुंच जाए और ताज और होटल पर अटैक कर दे कि हमारा कोई आदमी मिला हुआ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। इसलिए मैं हमेशा वो लाइनें सुनाता हूं। एक महान कवि हुए विनीत गर्ग की, कि प्रवाहित शांति मन में जहर को भी घोल देते हैं, इस दुनिया के तराजू पे अपने ईमान को भी तोल देते हैं, और जब जब दुश्मनों की सेना ने दी है हमारे दरवाजे पे दस्तक, यहीं के लोग उठ के साकरों को खोल देते हैं। हाँ या ना? तो इसलिए हर जगह आपको वही चीज मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे क्या है कि सातल देव, कनक देव का भतीजा है, चौहान के सेनापति, नाम है भावला। क्या नाम है? भावला, ये नाम है इसका। भावला ने सिवाना दुर्ग के मामदेव या भामदेव भी कहते हैं कई बार, तो इसलिए कहता हूं मामदेव कुंड 2 जगह है, एक कुंभलगढ़ में, एक यहां पे भी है। मामदेव कुंड में गोमांस व रक्त मिला दिया। समझ में आई कि नहीं आई? तो सेनापति भावला ने यहां पे क्या किया? विश्वासघात किया। और आपको ही पता है कि उस पानी को अब कोई नहीं छुएगा, और पानी को जब कोई नहीं छुएगा तो बात आती है मरने की। तो बाद में राजपूतों में एक ही बात है कि इस तरह मरने से बेहतर है युद्ध करके मरा जाए। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से ये युद्ध होगा, और ये जालौर सिवाना का पहला शाखा होगा। अब 1308 में सिवाना का पहला शाखा होगा। देखो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण होता है, क्योंकि सिवाना जालौर दुर्ग की कुंजी है, चाबी है, इसलिए सेनापति कमलुद्दीन गुर्ग घेरा डालता है, और सेनापति भावला जो सातल देव के द्वारा बनाया जाता है वो विश्वासघात करता है, और यहाँ के पानी की सप्लाई मामदेव कुंड में गोमांस और रक्त मिला देता है, जिसके कारण ये प्रदूषित हो जाता है और कोई भी इसको पीता नहीं है। फाइनली जो अब 1308 में सिवाना का प्रथम शाखा है। सिवाना में टोटल 2 शाखे हुए हैं। (1308) ठीक है। सातल देव व पुत्र सोम के साथ वीरगति। और जैसा कि आपको बताया है, ऐसा होने पर क्या होता है? केसरिया। रानी है इसकी, नाम है मैना दे। दे का मतलब देवी होता है। मैना दे
ने जोहर किया या अग्नि स्नान किया, फायर बाथ, और ये हो गया आपका जोहर। ठीक है। सातल अपने बेटे सोम के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ और इस तरह से सिवाना पर अधिकार हो जाता है, याद रखना। और एके ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। खेराबाद कर दिया साहब, क्या कर दिया? खेराबाद, याद रखना। अब देखो, सिवाना जीतने के बाद कमलुद्दीन की सेना है ना, कमलुद्दीन की सेना और कुछ और तुर्कों की सेना ने यहां सांचौर, बीनमाल, इन सब के आसपास के क्षेत्रों पे बड़ी लूटपाट की। और बीनमाल उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, वहां पे भी काफी चीजों को जला दिया गया। तब कानड़ देव ने अपने बहुत सारे सरदारों से मिलकर और उस सेना के साथ लड़ाई की। एक बात बता रहा हूं जो याद रखनी, सिर्फ लिखना नहीं है। इनको भगाया यहां से और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शम्स खान और उसकी बेगमों को बंदी बना लिया था। और माल खाड़ी का युद्ध कहलाता है वो, एक माल खाड़ी का युद्ध हुआ था छोटा सा इस दौरान, और उनको हरा के शम्स खां की बेगमों को और उसको बंदी बना लेता है। तब अलाउद्दीन खिलजी के पास वापस सूचना पहुंचती है तो बोलता है कि अच्छा, दोबारा से लड़ाई करनी पड़ेगी इस बार। और इस बार अलाउद्दीन खिलजी कमलुद्दीन गुर्ग को दोबारा भेजता है, किसके लिए? जालोर के लिए। अभी तो ये सिवाना पर अधिकार हुआ है ना, अब दोबारा भेजता है जालोर के लिए। लेकिन जालोर के जाते, जालोर की जब बात महलों में, दिल्ली के महलों में कि जालोर पर सेना जाने वाली है, तो ये बात फिरोजा के पास भी पहुंची। और फिरोजा आई वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास, पापा वीरम को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ या ना पापा, वीरम को कुछ नहीं होना चाहिए कि बेटा वो युद्ध पे तुले हुए हैं, युद्ध करना ही पड़ेगा। कि नहीं, एक बार मुझे मौका और दीजिए, मैं जाके मनाती हूं। कहते हैं फिरोजा जालोर आई, बिल्कुल फिरोजा जालोर आई, और वीरम देव ने एक शहजादी के लिए जो सत्कार किया जाता है, पूरी व्यवस्थाएं वो की थी वहां पे। परंतु वीरम देव खुद मिलने नहीं आया, वीरम देव खुद मिलने नहीं आया। और कहते हैं कि वीरम देव ने कहा था कि मेरा ननिहाल मालवा है, मेरा ससुराल भाटियों के है, अगर मैं तुम जैसी तुर्क कन्या से विवाह कर लूं, मैं उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा? हाँ या ना? तो कहते हैं कि वो खुद तो मिलने नहीं आया, वो नहीं, कोई नहीं माना इस बात को, वापस इसे आना पड़ा। इसके बाद की एक बात और बता देता हूं आपको मैं। फिरोजा असफल हुई तो उसकी एक दहाई मां थी, कई जगह मिलेगा नौकरानी थी, मम्मी थी नहीं तो शायद नौकरानी नहीं पाला होगा, वही दाई मां होगी, ठीक है ना। नाम है गुलभिस्त, ठीक है। कहते हैं कि वो भी एक बार जालोर आई थी छोटी सी सेना लेकर, और मनाने के लिए या तो मान लो किसी भी तरह करने के लिए। लेकिन जालोर वालों ने टक्का सा जवाब दे दिया कि मैं तो आज करा न काल करा ब्याह, थारे जच्चे ब्याह कर लो। हाँ या ना? ठीक है ना। तो फाइनली सब असफल चीजें हो गई, तो अब आपको पढ़ने को मिलेगा 1311 में जालोर अभियान। हाँ या ना? 1311 आपको पढ़ने को मिलेगा। यार ये डेट याद रखना, जालोर का साका है ये। जालोर पर एके का आक्रमण। कई बार पूछ लेता है एक सेनापति कौन का, वही है, क्या नाम है? कमलुद्दीन गुर्ग, गुर्गा। कमलुद्दीन गुर्ग। कानड़ देव, चौहान, वीरम देव चौहान, और सामने है अलाउद्दीन खिलजी, कमलुद्दीन। बहुत दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा है यहां पे, बहुत दिनों तक। हाँ या ना? बहुत दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा, अंदर जाए तो कैसे जाए। और कानड़ देव ने सेनापति बनाया
नाम है राजपूत बीका दैया। राजपूत बीका दैया सेनापति बनाया उन्होंने उनको। सफलता नहीं मिली। अलाउद्दीन खिलजी वही कूटनीति वापस अपनाई और एक आदमी को बुलाया, राजपूत बीका दैया को, कि तेरे को राजा बना देंगे, कानड़ देव और वीरम देव को मारकर हम राजा बनाएंगे, हमें बता दुर्ग के अंदर कैसे जाए। ये बोला कि मुझे और तो पता नहीं, पर दुर्ग की एक साइड की दीवार कच्ची है और वो तोड़ के आप जा सकते हो अंदर। पैसे वैसे दे दिए थे इसको जचा के। इसको पूछा बता कौन सी साइड की दीवार, तो वो भी मुझे पता नहीं। तो फिर बोला कि फिर पैसे किस बात के लिए डांगरे, कि मेरे पास एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि किस दीवार को कच्ची है। कैसे? कहते हैं, कहा कि एक बीज आता है राई का, उसको जहां भी आप डालोगे वो रातों रात फूट जाता है। अलाउद्दीन बोला कि वाह क्या बात बताइए, और उसने मुनादी करवा दी चारों ओर की, जिसके पास जितनी भी राई है वो लेके आओ। और राई के भाव बढ़ गए रातों रात, 150 रुपए किलो, 100 रुपए की किलो, ऐसे भाव बढ़ गए रातों रात। और सब राई लेकर आए और किले के चारों ओर राई डलवा दी और पानी छिड़कवा दिया। सुबह पता चला एक साइड में उग गई थी राई, वो कच्ची दीवार थी, और उधर से तोड़ के घुस गई। घनश्याम जैसा एक आलसी आदमी सुबह पहुंचा राई का बोरा लेके, लाओ लो राई लो, राई लो, लाओ भी 1 रुपए किलो राई, तो रात को 150 रुपए के लिए थी। तो जालौर के किले के बारे में कहा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, राई का भाव राते गया। या किस किले को राई के भाव में बेच दिया गया? जालौर के किले को बेच दिया गया। ये कहावत ऐसी है कि अब बचता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खुद खेत। तो एक ऐसा कोई आदमी था, मेरे जैसा आदमी मान लो, आलसी आदमी मान लो, सुबह बोरा लेके पहुंचा कि 150 रुपए किलो, किसी सुना होगा उसने, सुबह तक भाव गिर गए वापस, कि रात को जरूरत थी, वो सुबह थोड़ी जरूरत थी। तो कहने का मतलब ये है कि राई डलवाई गई, इससे दुर्ग की कच्ची दीवार का पता चला। और इस राजपूत बीका दैया के विश्वासघात के कारण, ठीक है ना, विश्वासघात के कारण सेना दुर्ग के अंदर जा पाई। याद रखना इस बात को। और वापस वही बात जो आपको करनी है हमेशा की तरह, क्या करनी है, ये जालौर का शाखा हुआ है, कानड़ देव और वीरम देव वीर गति को प्राप्त हुए, और रानी जेतल देव ने यहां पे जोहर किया। उतार लिया? चलिए इंपॉर्टेंट बात, कानड़ देव व वीरम देव शहीद हो गए। तो क्या हो गया? कानड़ देव की रानी है, नाम है जेतल देव, ने अग्नि स्नान किया, फायर बाथिंग, जोहर। तो ये भी आपका एक तरह से क्या हो गया? शाखा हो गया। अब आगे क्या याद रखना है? एके ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। याद रखना इस बात का, ठीक है। और कुछ बात, एके ने जालौर का प्रशासक बनाया कमलुद्दीन को। किसको बनाया? कमलुद्दीन को। जालौर में अलाही मस्जिद बनाई अपने नाम से ही,
और ये मस्जिद के ऊपर तोप रखी हुई है, क्योंकि आपको बताया था मैंने यहाँ पे तोप खाना था, तो इसी मस्जिद का दूसरा नाम है तोप मस्जिद। ये भी आपको ध्यान रखना है। तोप मस्जिद कह सकते हो, अलाई मस्जिद कह सकते हो, यहाँ पे बनाई। और यहाँ पे कई बार कहा जाता है कि जालोर में फिरोजा का मकबरा भी है, फिरोजा मस्जिद भी है। अब युद्ध समाप्त हो गया। इधर फिरोजा ने कहा था कि वीरमदेव जिस हालात में भी मिले आपको, जिंदा पकड़ के लाना और किसी तरीके से भी मिले मेरे सामने लेके आना जरूर। कहते हैं कि वीरमदेव इतनी बहादुरी से लड़ा कि इसके शरीर के कम से कम 15 टुकड़े हो गए थे। 15 टुकड़े, सर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग। अब वहां पे ढूंढे तो ले जाना था कमरुद्दीन को, फिरोजा के लिए कुछ न कुछ ढूंढे तो उसका सर ना मिले बंदे का, इतनी बहादुरी से लड़ा वो। और कहते हैं कि फाइनली एक सिर मिला उसका, वो थाली में रख के ले जाया गया और ले जाके पेश किया गया। फिरोजा बोली कि जिंदगी भर इस बंदे ने मेरे सामने आंख से मुझे देखा नहीं है, मरने के बाद मैं इसको निहारना चाहती हूं। और उसने देखा उसे बहुत देर तक। कहते हैं हमारे कुछ कवियों ने यहां पर भी कविताएं बना ली कि कहते हैं कि उस समय चमत्कार हुआ, वो इधर से देखे तो कहते थाली में वो मुंडी घूम जाए, पीछे हो जाए, वो पीछे की साइड जाके देखे तो थाली में फिर मुंडी घूम जाए, आगे हो जाए। हालांकि कविता है, ये ऐसा संभव नहीं है शायद। और लास्ट में फिरोजा ने उस सर के साथ तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। सच पूछो तो जल जोहर फिरोजा ने किया है, हाँ या ना? फिरोजा ने तालाब में कूद के अपनी जान दे दी। एक बात। दूसरी बात, बीका दैया पढ़ा आपने यहाँ पे। बीका दैया घर गया वैसे उसी रात को, पूरा राज बता गया सब कुछ, और बता के घर दारू वारू पैग लगा के अच्छी तरह से दारू वारू पी के गया आराम से, और लुगाई के सामने पैसे उछाले, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, हाँ या ना? और पैसे वैसे उछाले जचा के। लुगाई ने पूछा कहां से आए तेरे पास पैसे इतने? तो चिंता मत कर, कल कन्नड़ देव और वीरमदेव मारे जाएंगे, मैं जालोर का राजा बनूंगा, और मैंने अलाउद्दीन को बता दिया, अलाउद्दीन ने मुझे प्रॉमिस किया है। अब इसको जब पता चला, कहते हैं कि उस छतरानी ने, उसका हीरा दे नाम बताया जाता है, उस छतरानी ने थाली से बीका दैया का सर काट दिया था, थाली से। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर, हमारे राजपुताने में, जिनको ये लगा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, पति नहीं चाहिए, देश इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग सोचते हो, जाति कोई सी भी रही होगी, चाहे भले जाट रही हो, राजपूत रही हो, ब्राह्मण रही हो, कुछ भी रही होगी, कई बार आप लोग सोचते हो कि वीर कैसे पैदा होते हैं? अरे ऐसी वीरांगनाएं थी तब वीर पैदा होते हैं, हाँ या ना? उनके वीर पैदा होते हैं कि तब ऐसी वीरांगनाएं रही हैं, उनका ले लो। ऐसी वीरांगनाएं जिनका पति युद्ध में आ रहा है तो दरवाजे नहीं खोले उन्होंने, ऐसी वीरांगनाएं थी। जसवंत सिंह की पत्नी याद होगा आपको। ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने अपने पति का सर काट दिया, ऐसी वीरांगनाएं जिस पति ने निशानी मांगी तो सर काट के भेज दिया। ऐसी वीरांगनाएं हुई है तब जाके ऐसे वीर पैदा हुए हैं। अरे ये तो चलो राजा महाराजाओं की बात है, पुरानी मत जाओ। वत्स डोगरा आर्मी में कर्नल, पत्नी कुसुम डोगरा, अभी 5-4 साल पहले की बात है, आर्मी में मेजर। वत्स डोगरा के शहीद हुआ, पत्नी के मात्र 3 दिन पहले लड़की हुई, लड़की नहीं देख पाया वो, ठीक है ना? और वत्स डोगरा को लाया गया, जय जयकार करते हुए उसकी अंतिम सलामी दी जा रही है। उसी समय कुसुम वही आर्मी की 3 दिन की जापा में परेडी लुगाई, वही आर्मी की ड्रेस पहन के और सलूट मार के और चिता को अग्नि देके आई थी। आप 5 किलो गूंदने का ना तो उठा को नहीं, हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं आई? तो महान है वो कुसुम डोगरा हुई जिन्होंने ऐसा कार्य किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसी बातें होती थी हमारे इतिहास में, कण कण में है। कई हमारा इतिहास जो लिखने वाले हैं वो और कोई थे, भले दूसरे थे, लेकिन हमारे इतिहास की ये बातें है ना, वो कभी समझ नहीं पाएंगे लिखने वाले। ऐसी अद्भुत वीरता की कहानियां आपको मिलेगी। समझ में आई कि नहीं आई?
चलिए, तो ये आपका जालोर का इतिहास कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और चौहान का इतिहास यहीं तक है। आगे अपन फिर मिलेंगे अगले किसी एक एपिसोड में इतिहास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक मैं आपसे कुछ आज कहना चाहता हूं, मेरे ऑनलाइन साथियों से कुछ बोलना है मुझे। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसे, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन एक अच्छा एक्टर नहीं हूं। कुछ गलतियां भी हो सकती है मेरे द्वारा, और फीडबैक जरूर दें। कुछ कमियां हैं उनको सुधारा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।